नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी एलसीआर के सबसे क्रिटिकल नियमों को कवर करेंगे। इसमें नए रन रेट्स, एचक्यूएलए हेयरकट्स और स्ट्रेस टेस्टिंग के अपडेट्स शामिल हैं। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीआर का मुख्य उद्देश्य और गणितीय परिभाषा क्या है? इसे गलत मत करना। What is the primary objective and mathematical definition of the liquidity coverage ratio, LCR? Option A. To ensure long-term solvency by maintaining capital equal to 9% of risk-weighted assets. Option B. To promote short-term resilience by ensuring a bank has sufficient high-quality liquid assets, HQLA, to survive a significant stress scenario lasting 30 calendar days, ratio is equal to stock of HQLA total net cash outflows over next 30 days. Option C. To ensure a bank can survive a 90-day stress scenario by maintaining a ratio of net inflows to outflows of at least 100%. Option D. To limit the concentration of funding from any single counterparty to 10% of total liabilities. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी शॉर्ट टर्म रेजिलियंस। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। एलसीआर का मतलब है कि बैंक के पास इतना कैश या सोना होना चाहिए कि वो 30 दिन के भारी संकट को झेल सके। यहाँ न्यूमरेटर में एचक्यूएलए होता है और डिनोमिनेटर में अगले 30 दिन का नेट कैश आउटफ्लो होता है। फर्क यह है कि यह रेशो सॉल्वेंसी के लिए नहीं, बल्कि लिक्विडिटी के लिए है। मान लीजिए अगले 30 दिन में बैंक से 100 करोड़ रुपए निकलने वाले हैं, तो बैंक के पास कम से कम 100 करोड़ रुपए का लिक्विड एसेट पहले से मौजूद होना चाहिए। इससे बैंक बिना किसी बाहरी मदद के क्राइसिस से बाहर निकल आता है और सिस्टम पर भरोसा बना रहता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एलसीआर का फोकस अगले 30 दिनों की सर्वाइवल पर होता है। अगले सवाल में हम एलसीआर के स्ट्रेस सिनेरियो और फॉरेन बैंक्स के नियम को देखेंगे, जो एग्जाम में बार बार आता है। एलसीआर के स्कोप, एप्लीकेशन और स्ट्रेस सिनेरियो के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements regarding the scope, application, and stress scenario of the LCR are correct? 1. Foreign banks operating as branches in India must comply with the LCR on a standalone basis for their Indian operations only. 2. The stress scenario includes a runoff of retail deposits and a partial loss of unsecured wholesale funding, but excludes any assumption of a credit rating downgrade. 3. During a period of financial stress, a bank may allow its LCR to fall below 100%, provided it immediately reports the shortfall and reasons to the RBI. 4. The stress scenario assumes a total inability to renew secured funding with the central bank. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फॉरेन बैंक्स को सिर्फ अपने भारतीय बिजनेस के लिए एलसीआर मेंटेन करना होता है, यह सही है। तीसरा पॉइंट भी सही है कि स्ट्रेस के दौरान रेशो 100% से नीचे जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें,
स्टेटमेंट 2 गलत है। स्ट्रेस सिनेरियो में क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड को भी शामिल किया जाता है, जिसे हम 3 नॉच डाउनग्रेड कहते हैं। मान लीजिए बैंक की रेटिंग 3 लेवल गिर जाती है। इससे बैंक को एक्स्ट्रा कोलेटरल देना पड़ेगा, जिससे उसका कैश आउटफ्लो बढ़ जाएगा। यह नियम इसलिए है ताकि बैंक रेटिंग गिरने के झटके को भी सह सके। तो दोस्तों, याद रखिए कि स्ट्रेस टेस्ट में रेटिंग डाउनग्रेड का रिस्क हमेशा शामिल होता है। अब क्वेश्चन 3 में हम कंसोलिडेटेड एलसीआर और सब्सिडियरी के फंड्स पर चर्चा करेंगे, जहां कैंडिडेट अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग ग्रुप्स के लिए कंसोलिडेटेड एलसीआर के बारे में सही कथन चुनें। यह पॉइंट एग्जाम में आता है। Which of the following correctly describes the consolidated LCR treatment for cross-border banking groups? 1. Surplus HQLA. Surplus HQLA held in a subsidiary can only be included in the consolidated stock if it is freely transferable to the parent entity. 2. Retail deposits. For retail and small business deposits, the group must generally follow the liquidity parameters of the host jurisdiction where the entity operates. 3. Transfer restrictions. The calculation must ignore local currency convertibility restrictions to ensuring a standardized global metric. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। पेरेंट बैंक अपनी सब्सिडियरी का सरप्लस पैसा तभी गिन सकता है जब वो पैसा ट्रांसफर हो सके। अगर किसी देश में पैसा बाहर भेजने पर रोक है, तो वो काउंट नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 भी सही है कि रिटेल डिपॉजिट पर होस्ट देश का नियम लगता है। लेकिन याद रखिए, यह स्टेटमेंट 3 जैसा नहीं है। हम रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें कैलकुलेशन में शामिल करना जरूरी है। मान लीजिए यूके वाली ब्रांच के पास बहुत एक्स्ट्रा कैश है, लेकिन वहां का कानून उसे भारत भेजने से रोकता है। ऐसे में भारतीय पेरेंट बैंक उस कैश को अपनी लिक्विडिटी में नहीं दिखा सकता। इससे बैंक की असली लिक्विडिटी पोजीशन साफ दिखती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि वही पैसा आपका है जो जरूरत पड़ने पर आपके हाथ में आ सके। अगले सवाल में हम लेवल 1 HQLA को पहचानेंगे, जो बिना किसी हेयरकट के काउंट होते हैं। इनमें से कौन से एसेट्स लेवल 1 HQLA माने जाते हैं, जिन पर कोई हेयरकट नहीं लगता? Which of the following assets qualify as Level 1 High Quality Liquid Assets, HQLA, without any haircut or limit? 1. Cash, including excess CRR. 2. Government securities in excess of the minimum SLR requirement. 3. Overnight balances held with RBI under the Standing Deposit Facility, SDF. 4. Corporate bonds rated A or above. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 3 सही हैं। इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लीजिए। लेवल 1 एसेट का मतलब है वो चीज जो तुरंत कैश बन जाए, बिना किसी लॉस के। इसमें कैश, आरबीआई के पास रखा एक्स्ट्रा पैसा और सरकारी बॉन्ड आते हैं। लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड लेवल 1 नहीं होते। फर्क यह है कि कॉरपोरेट बॉन्ड रिस्की होते हैं,
इसलिए उन्हें लेवल 2 में रखा जाता है और उन पर 15% का हेयरकट लगता है। मान लीजिए बैंक के पास 100 करोड़ के सरकारी बॉन्ड है, तो बैंक इसे पूरे 100 करोड़ का लिक्विड एसेट मान सकता है, क्योंकि सरकार डिफॉल्ट नहीं करती। इससे बैंक का एलसीआर रेशियो मजबूत रहता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि लेवल 1 एसेट सबसे सुरक्षित और लिक्विड होते हैं, जैसे कैश और सरकारी सिक्योरिटी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। लेवल 2 एचक्यूएलए के कैप और हेयरकट के लिए सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? यह डेटा याद रखना जरूरी है। Regarding the caps and haircuts for level 2 HQLA, which of the following combinations is correct? Option A. Level 2A 15% haircut, Level 2B 50% haircut, total level 2 cap 40% of total stock. Option B. Level 2A 25% haircut, Level 2B 50% haircut, total level 2 cap 50% of total stock. Option C. Level 2A 15% haircut, Level 2B 25% haircut, total level 2 cap 40% of total stock. Option D. Level 2A 0% haircut, Level 2B 15% haircut, total level 2 cap 15% of total stock. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 15, 50 और 40 का नियम। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेवल 2 एसेट्स थोड़े कम लिक्विड होते हैं, इसलिए रेगुलेटर इन पर लिमिट लगाता है। लेवल 2ए पर 15% और लेवल 2बी पर 50% का हेयरकट लगता है। इनर आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकता है। कैप के साथ टोटल लेवल 2 एसेट कुल एचक्यूएलए का 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का टोटल स्टॉक है। इसमें आप लेवल 2 एसेट्स को 40 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों न हो। ऐसा इसलिए है ताकि बैंक सिर्फ सरकारी बॉन्ड और कैश पर ज्यादा भरोसा करे। तो दोस्तों, याद रखिए कि लेवल 2 एसेट्स पर लिमिट और हेयरकट दोनों लागू होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एलसीआर का मतलब है 30 दिन के आउटफ्लो के बराबर एचक्यूएलए रखना। विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को स्टैंडअलोन एलसीआर मेंटेन करना होता है। स्ट्रेस सिनेरियो में 3 नॉच रेटिंग डाउनग्रेड का असर शामिल होता है। कैश और एक्स्ट्रा एसएलआर लेवल 1 एसेट हैं, जिन पर हेयरकट नहीं लगता। लेवल 2 एसेट्स कुल एचक्यूएलए स्टॉक का 40% से ज्यादा नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन 6 एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल कंडीशन पर आधारित है, जिसे एग्जाम में मिस नहीं करना चाहिए। एचक्यूएलए के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में से कौन सा ऑप्शन गलत है? यह प्रैक्टिकल बैंकिंग का सवाल है। To ensure operational readiness, banks must adhere to specific operational requirements for their HQLA stock. Which of the following is not a valid requirement? Option A. The stock must be under the control of the treasurer or liquidity function. Option B. The bank must periodically monetize a representative proportion of the assets through repo or sale to test market access. Option C. Assets in the stock must be unencumbered and not used as hedges on trading positions. Option D. If an asset is theoretically liquid but the bank lacks the operational capability to monetize it during stress, it may still be included in the stock.
सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी बिना कैपेबिलिटी के एसेट को काउंट करना गलत है। असल में कहानी यह है कि सिर्फ पेपर पर लिक्विड होना काफी नहीं है, बैंक के पास उसे बेचने की ताकत भी होनी चाहिए। अगर सिस्टम डाउन है या प्रोसीजर नहीं है, तो वो एसेट बेकार है। फर्क यह है कि थ्योरेटिकल लिक्विडिटी और ऑपरेशनल लिक्विडिटी अलग चीजें हैं। मान लीजिए बैंक के पास एक विदेशी बॉन्ड है जो लिक्विड है, लेकिन स्ट्रेस के दौरान बैंक का फॉरेन डेस्क बंद हो जाता है। ऐसे में बैंक उस बॉन्ड को बेचकर कैश नहीं ला पाएगा। जब कैश नहीं आएगा, तो एलसीआर का मकसद फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि एसेट वही काम का है जिसे स्ट्रेस में भी बेचा जा सके। अगले सवाल में हम इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग डिपॉजिट्स के नए रन रेट्स को देखेंगे, जो अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अलग अलग डिपॉजिट्स के लिए कैश आउटफ्लो कैलकुलेशन का सही तरीका क्या है? यह डेटा नया है। How are cash outflows calculated for the following specific deposit categories? 1. Stable retail deposits, insured transactional relationship accounts. 2. Internet and mobile banking, IMB, deposits, additional runoff factor applicable from April 2026. 3. Small business customers, SBC treated as retail if aggregated funding is up to Rs 7.5 crore. 4. Operational deposits, excess balances not required for operations. Option A. 1. 5% runoff. 2. Plus 2.5% runoff. 3. Retail treatment. 4. Non-operational treatment. Option B. 1. 10% runoff. 2. Plus 5% runoff. 3. Wholesale treatment. 4. 25% runoff. Option C. 1. 0% runoff. 2. No extra charge. 3. Retail treatment. 4. 0% runoff. Option D. 1. 5% runoff. 2. Plus 1% runoff. 3. Retail treatment up to Rs 5 crore. 4. Non-operational treatment. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 5, ढाई और नॉन ऑपरेशनल ट्रीटमेंट। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्टेबल रिटेल डिपॉजिट्स पर 5% का रन्फ लगता है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग इसे रिस्की बना देती है। इसलिए अप्रैल 2026 से इस पर 2.5% एक्स्ट्रा रन्फ लगेगा। लेकिन याद रखिए, एसबीसी की लिमिट 7.5 करोड़ है, 5 करोड़ नहीं। मान लीजिए एक कस्टमर के पास मोबाइल ऐप है। वो पैनिक में ब्रांच जाने के बजाय एक क्लिक में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। जब पैसा इतनी तेजी से निकलता है, तो बैंक को ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि टेक्नोलॉजी जितनी तेज होगी, रन रेट उतना ही ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन 8 में हम प्लेज्ड डिपॉजिट्स और लोन के रिश्ते को समझेंगे, जहां अक्सर गलतियां होती हैं। अगर कोई डिपॉजिट लोन के बदले प्लेज्ड है, तो उसे आउटफ्लो से कब बाहर रखा जा सकता है? A bank pledges a deposit to secure a loan. Under what conditions can this pledged deposit be excluded from LCR outflows? Option A. If the loan matures within the next 30 days. Option B. If the pledge is legally enforceable, disallows withdrawal before settlement, and the loan does not settle in the next 30 days. Option C. If the depositor is a senior citizen. Option D. If the pledged deposit exceeds the loan value by 50%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जब लोन 30 दिन से ज्यादा का हो। अगर हम इसे सिंपल तरीके से समझें, तो जो पैसा बैंक में लॉक है,
वो बाहर नहीं जा सकता। अगर प्लेज लीगल है और लोन 30 दिन तक सेटल नहीं होना, तो बैंक सुरक्षित है। फर्क यह है कि अगर लोन कल ही खत्म हो रहा है, तो कस्टमर परसों पैसा निकाल सकता है, इसलिए उसे आउटफ्लो माना जाएगा। मान लीजिए एक ग्राहक ने अपनी एफडी पर 1 साल के लिए लोन लिया है। बैंक ने उस एफडी पर लियन लगा दिया है। चूंकि अगले 30 दिन तक वो एफडी टूट नहीं सकती, इसलिए बैंक को उसके लिए कैश अलग रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, याद रखिए कि लॉक्ड डिपॉजिट बैंक के लिए सेफ होते हैं और आउटफ्लो कम करते हैं। अगले सवाल में हम रिवर्स रेपो और इनफ्लो कैप के नियम को देखेंगे, जो बहुत टेक्निकल है। कैश इनफ्लो और रिवर्स रेपो के ट्रीटमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे ध्यान से पढ़ें। Regarding cash inflows and reverse repos, which of the following scenarios is correct? 1. Reverse repo, level 1 asset assumed to be rolled over, 0% inflow. 2. Reverse repo, non-HQLA assumed not to be rolled over, 100% inflow. 3. Total inflow cap, inflows are capped at 75% of total outflows. 4. Open maturity loans, included as inflow even if no payment is due. Option A. 1, 2 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1, 2 और 3 सही हैं। देखिए, असली गेम यहाँ पर है। अगर आपने लेवल 1 एसेट के बदले पैसा दिया है, तो रेगुलेटर मानता है कि आप उसे रोल ओवर करेंगे, यानी पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉन एचक्यूएलए है, तो पैसा वापस आने की उम्मीद है। यहाँ एक कैच है जो आपको पता होना चाहिए। इनफ्लो पर 75% का कैप है। मान लीजिए बैंक का टोटल आउटफ्लो 100 रुपए है और इनफ्लो 200 रुपए है। बैंक सिर्फ 75 रुपए का इनफ्लो ही काउंट कर सकता है। ऐसा इसलिए है ताकि बैंक सिर्फ इनफ्लो के भरोसे न रहे, बल्कि खुद के पास भी एचक्यूएलए रखे। तो दोस्तों, याद रखिए कि इनफ्लो कभी भी आउटफ्लो के 75% से ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एलसीआर मॉनिटरिंग टूल्स में से कौन सा सही है और किसे छूट मिली है? Which of the following correctly matches the LCR monitoring tool with its function? 1. Contractual maturity mismatch, identifies gaps in time buckets to assess maturity transformation. 2. Concentration of funding, monitors funding from significant counterparties, instruments, and currencies. 3. BLR 3. Available unencumbered assets captures assets eligible for collateral in secondary markets central banks. 4. BLR 4. LCR by significant currency required for all banks, including foreign bank branches. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट फॉर गलत है। रट्टा मत मारिए, लॉजिक को समझिए। बीएलआर फॉर करेंसी के हिसाब से एलसीआर को ट्रैक करता है, लेकिन विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को इससे छूट मिली है। फर्क यह है कि इंडियन बैंक्स को हर करेंसी का हिसाब देना होता है, लेकिन फॉरेन ब्रांच को नहीं। मान लीजिए सिटी बैंक की इंडिया ब्रांच है, उसे बीएलआर 1, 2 और 3 तो भरना होगा,
लेकिन BLR-4 भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास लोकल लेवल पर फॉरेन करेंसी HQLA रखने की बाध्यता नहीं है। इससे उनका कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि फॉरेन बैंक्स को BLR-4 से छूट मिली हुई है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एसेट को स्ट्रेस में बेचने की क्षमता होना जरूरी है, तभी वो काउंट होगा। मोबाइल बैंकिंग डिपॉजिट्स पर अप्रैल 2026 से 2.5% एक्स्ट्रा रन्फ लगेगा। अगर लोन 30 दिन से ज्यादा का है तो प्लेज्ड डिपॉजिट आउटफ्लो नहीं माना जाएगा। टोटल इनफ्लो कुल आउटफ्लो के 75% से ज्यादा काउंट नहीं हो सकता। विदेशी बैंकों की शाखाओं को BLR-4 रिटर्न भरने से छूट मिली है। अगले सवाल में हम कोलेटरल सब्स्टिट्यूशन और रेटिंग डाउनग्रेड के इम्पैक्ट को डिटेल में देखेंगे। स्ट्रेस सिनेरियो में डाउनग्रेड और कोलेटरल सब्स्टिट्यूशन का क्या नियम है? यह हाई लेवल रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है। In the LCR stress scenario, how are downgrade triggers and collateral substitution treated? Option A. Downgrade, assume one-notch downgrade, 50% outflow, substitution ignored. Option B. Downgrade, assume three-notch downgrade, 100% outflow of additional collateral, substitution, 100% outflow if substitution to non-HQLA is allowed without consent. Option C. Downgrade, assume to notch downgrade, substitution, 20% outflow. Option D. Downgrade, ignored unless on negative watch, substitution, 0% outflow. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 3 नॉच का झटका। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। रेगुलेटर चाहता है कि बैंक बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहे। अगर रेटिंग 3 स्टेप नीचे गिरती है तो बैंक को जो भी एक्स्ट्रा कोलेटरल देना पड़ेगा उसे आज ही आउटफ्लो माना जाएगा। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। कोलेटरल सब्स्टिट्यूशन में अगर सामने वाली पार्टी बैंक से बिना पूछे अच्छे एसेट के बदले बुरा एसेट दे सकती है तो बैंक को 100% रिस्क मानना होगा। मान लीजिए बैंक ने किसी को अच्छी सिक्योरिटी दी है और वो उसे बदलकर बेकार सिक्योरिटी दे सकता है। स्ट्रेस में ऐसा ही होता है, इसलिए बैंक को पहले से ही 100% कैश अलग रखना पड़ता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि LCR में हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलते हैं। अगले सवाल में हम डेरिवेटिव्स के कैश आउटफ्लो को कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला देखेंगे। डेरिवेटिव्स के कारण होने वाले आउटफ्लो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यह फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। Regarding derivative cash outflows, how must a bank calculate the increased liquidity need related to market valuation changes? Option A. By taking 20% of the total derivative notional amount. Option B. By identifying the largest absolute net 30-day collateral flow realized during the preceding 24 months. Option C. By calculating the average daily margin call over the last 30 days. Option D. By using a fixed 5% factor on all derivative liabilities. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी लुकबैक अप्रोच। असल में कहानी यह है कि मार्केट कभी भी बदल सकता है, इसलिए हम इतिहास देखते हैं। बैंक को अपने पिछले 24 महीनों का डेटा देखना होता है। इन 24 महीनों में किसी भी 30 दिन के पीरियड में जो सबसे बड़ा कैश आउटफ्लो हुआ था
उसे ही बेंचमार्क माना जाएगा। फर्क यह है कि हम एवरेज नहीं लेते, बल्कि मैक्सिमम आउटफ्लो लेते हैं। मान लीजिए पिछले 2 साल में बैंक को एक बार सबसे ज्यादा 50 करोड़ रुपए मार्जिन के तौर पर देने पड़े थे। तो अब बैंक को अपनी एलसीआर कैलकुलेशन में हमेशा 50 करोड़ रुपए का आउटफ्लो जोड़ना पड़ेगा। इससे यह पक्का होता है कि बैंक पुराने झटकों को दोबारा झेल सकता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि डेरिवेटिव्स में हम पिछले 2 साल का सबसे खराब महीना देखते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा एलसीआर का पूरा रिवीजन। याद रखिए कि लिक्विडिटी ही बैंक को जिंदा रखती है। हमने 30 दिन का रूल, हेयरकट्स और स्ट्रेस टेस्टिंग को अच्छे से समझ लिया है। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अपनी तैयारी जारी रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं।